हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 10 से 14 जून तक का था। जून महीने की सीरीज की शुरुआत काफी धमाकेदार थी और काफी बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ हुई थी, लेकिन अब ये मार्केट एक रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। बड़े बड़े जानकारों का मानना था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हो सकता है कि मार्केट में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट अभी अपनी पकड़ बनाए हुए है, ये सिनारियो कुछ अलग ही बयान कर रहा है। एफआईआईज कंटिन्यूसली इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए थे। उन्होंने F&O में भी एक लंबी चौड़ी शॉर्ट की पोजीशन बना के रखी हुई थी। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में भी एक बड़ी सेलिंग करके यही दर्शाने की कोशिश की थी कि वो बाजार में अभी भी शॉर्ट ही रहना चाहते हैं। लेकिन इस बार हमारे मार्केट एफआईआईज को भी चकमा देने के मूड में नजर आ रहे हैं। एफआईआईज की कितनी भी कोशिश हो, लेकिन मार्केट सरेंडर करने को जरा भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एफआईआईज का अब अगला कदम काफी अहम होने वाला है, क्योंकि एफआईआईज भी भारतीय बाजार का हिस्सा बनने के लिए लालायक हैं और उन्हें चीपर वैल्यूएशन पर शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन अब काटना शुरू कर दिया है। वो ऑलरेडी अपनी शॉर्ट पोजीशन में से 35% शॉर्ट काट चुके हैं इस मार्केट में। एफआईआईज को भी अब लगने लग गया है कि ये मार्केट को अभी नीचे जाने की कोई घाई नहीं लगी हुई है। रिटेल इन्वेस्टर्स को इस बार भारत की इकोनॉमी पे काफी ज्यादा भरोसा नजर आ रहा है। इसी वजह से एसआईपी के फिगर्स में कंटिन्यूसली बेतहाशा वृद्धि देखने को भी मिल रही है। 20 से 21 हजार करोड़ के एसआईपी के फिगर्स, इतने बड़े फिगर्स, इतना बड़ा पैसा हर महीने मार्केट का रुख कर रहा है, जिसमें अभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, इसी की वजह से मार्केट को इतना नीचे की तरफ में सपोर्ट भी देखने मिल रहा है। इस हफ्ते भी मार्केट की रैली ब्रॉड बेस्ड रैली ही कही जाएगी, जहां मार्केट ने अपने सारे इंडेक्स में एक नया हाई देखने को मिला है, जिसकी वजह से लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो और यहां तक कि माइक्रो कैप में भी बहुत तेजी देखने को मिली है। अब इलेक्शन के रिजल्ट्स को तो मार्केट ने पचा लिया है और अब इस हफ्ते में आई यूएस फेड की पॉलिसी में भी फेड चेयरमैन पावेल का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि इस साल में हो सकता है कि एक ही रेट कट देखने को मिले। वैसे फेड चेयरमैन की जो हॉकिश स्टेटमेंट्स है, उससे मार्केट्स को अब कोई खास असर भी नहीं पड़ता है। मार्केट्स को एक आदत हो गई है कि पावेल साहब आएंगे और एक हॉकिश स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उन्होंने जो एक रेट कट की जो बात की है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में कहीं वो एक रेट कट शायद दे सकते हैं। ये मार्केट अभी अनुमान लगा के चल रहा है। वैसे नवंबर में देने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पर अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति के इलेक्शंस भी नवंबर के महीने में होने वाले हैं। वैसे कनाडा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी रेट कट करने की शुरुआत कर दी है और उसके पहले चाइना ऑलरेडी रेट कट करते ही जा रहा था। तो अब ये सिर्फ समय की बात है कि कब अमेरिका भी रेट कट के जो गाड़ी है उसमें बैठता है। वैसे अब लोगों का ध्यान अब इन सब चीजों से हटकर यहां पर भारत के बजट पर केंद्रित हो गया है, जो कि मिड जुलाई के सेकंड या थर्ड वीक में आने की उम्मीद है। बाजार अब ये कयास लगाने लग गया है कि कौन से सेक्टर को इस बार के बजट में कितना फायदा मिल सकता है। वैसे मार्केट के हिसाब से अभी जो रैली चल रही है, उससे लगने लगा है कि इस बार का बजट काफी सकारात्मक होने की उम्मीद बाजार को है।
डिफेंस के शेयरों में पहले से ही एक रैली देखने को मिल रही थी और सरकार का अब उस पर फोकस भी ज्यादा होने की उम्मीद लगा रहा है मार्केट। जिस तरह से सरकार के अधिकारी आकर जो बयान दे रहे हैं उससे तो यही साबित हो रहा है। वैसे ही सरकार का फोकस इस बार ग्रीन एनर्जी और पीएसयू सेक्टर्स पे भी रहने की काफी उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं मार्केट में। इस साल वैसे मॉनसून के भी अच्छे रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि गत वर्ष में जहां पे एल नीनो का इफेक्ट के चलते 91% तक बरखा सीमित रह गई थी, इस साल ये औसत से 106% ज्यादा रहने की उम्मीद है। अच्छा मॉनसून होने से फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, शुगर, राइस एक्सेट्रा की कंपनीज में इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते से 18वीं लोकसभा के पहला सेशन शुरू होने जा रहा है। इलेक्शन के बाद होने वाला ये सबसे पहला सेशन होगा और आशा यही है कि ये सेशन काफी धुआंधार हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में भी कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। जनरली देखा गया है कि पार्लियामेंट की अनसर्टेनिटी के समय में मार्केट्स में वॉलेटिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है और क्योंकि इस बार विपक्ष पहले से कुछ और मजबूत है, इसी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट पर सरकार किस तरह से अपना फ्लोर टेस्ट को पार करती है और ये देखने लायक होगा। और उसी तरह वो जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उसका भी कैसे चयन करती है। वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो दर्शाता है, उससे मार्केट को काफी फर्क पड़ेगा। इसी हफ्ते भारत के भी महंगाई के आंकड़े रिलीज हुए हैं जो 12 महीने के लो पर यानी 4.75% पर आए हैं अगेंस्ट 4.83 गत महीने के फिगर्स हैं। सरकार के हिसाब से अभी के लिए फूड इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी बना हुआ है, इसी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, जो कि जुलाई के में जो पहली फसल आएगी उसके बाद थोड़ा कुछ ईज आउट होने, थोड़ा कूल ऑफ होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस हफ्ते IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने भी पॉलिसी होल्डर्स के हित में कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें हायर सरेंडर वैल्यू इन अर्ली ईयर्स और लोन अगेंस्ट पॉलिसी और कस्टमर कंप्लेंट्स को फास्ट ट्रैक करने जैसे कुछ नियम सितंबर 2024 से लागू हो जाएंगे। LIC ऑफ इंडिया यानी LIC के जो शेयर हैं उसमें भी ये कंपनी अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने की अनाउंसमेंट आई है, जिसके बाद ये गवर्नमेंट सेक्टर की पहली कंपनी होगी जो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों में ही कार्यरत होगी। वहीं आइडिया वोडाफोन भी इंडस टावर्स लिमिटेड में अपना स्टेक 19,200 करोड़ में बेचने के लिए कोशिश कर रहा है। वहीं कंपनी 2,458 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर्स वो भी अपने जो उनके पार्टनर्स हैं नोकिया और एरिक्सन को जारी कर सकती है। याद रहे कि आइडिया के शेयर्स पिछले कुछ महीनों में अच्छी तेजी देखी गई है। इसका 18,000 करोड़ का जो IPO आया था 10 से 11 रुपए में और जिसकी लिस्टिंग 25 अप्रैल को हुई थी, उसके बाद से ये शेयर करीब 40% तक बढ़ गया है ये लास्ट 1-1.5 महीने में। आइडिया के शेयर्स में GQG पार्टनर्स ने भी FPO में कुछ 1348 करोड़ के शेयर खरीदे थे, जिसके बाद उन्होंने अमेरिकन टावर कंपनी यानी ATC के 2.9% शेयर्स को भी बाजार से 12.70 के भाव से उठाया था। GQG पार्टनर्स के राजीव जैन गत वर्ष सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अडानी के शेयर्स 80 से 90% तक गिर गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। तब इन्होंने भर के अडानी के शेयर्स खरीदे थे
और प्रमोटर के बाद इन्हीं के पास सबसे ज्यादा शेयर्स थे। इस सप्ताह भारत के भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के आंकड़े जारी हुए हैं, जो गत महीने के 4.6% से बढ़कर इस बार 5% पर आए हैं, जो बताता है कि भारत की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मई के महीने में कुछ तेजी देखने को मिली है। हाल ही के दिनों में अमेरिका के डाउ जोन्स और नैस्डैक इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के शेयरों में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। एनवीडिया का जो शेयर है वहां पर वो पिछले ही हफ्ता वर्ल्ड की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है, और अब एप्पल ने भी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली है। एप्पल कंपनी ने अनाउंस किया है कि अब वो एआई के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहे हैं। उनका एआई की कंपनी चैट जीपीटी के साथ करार को लेकर काफी चर्चा भी चल रही है हाल ही के दिनों में। वहीं एलॉन मस्क की कंपनी ने उनके 56 बिलियन डॉलर के पे पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज को लेकर उनकी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर कोरियन इन्वेस्टर ने लाल झंडी दिखाने के बाद से ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ था और काफी सुर्खियों में रहा काफी दिनों तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहीं से कुछ एफआईआईज की भी बातें। एफआईआईज ने इस हफ्ते में अपनी सेलिंग स्प्री पर ब्रेक लगाते हुए करीब 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, 2029 करोड़ के बाइंग की है, जो पिछले 3 महीनों में पहली बार उन्होंने नेट बाइंग का फिगर किसी हफ्ते में आया है। वैसे उनका इस महीने में अभी तक 11,687 करोड़ का नेट सेलिंग का ही फिगर है। तो चलिए अब कुछ दूसरे एसेट क्लासेस की भी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर गोल्ड का भाव शुक्रवार को 72,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2,330 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। कच्चा तेल $81 के आसपास इस हफ्ते आ गया है। गत सप्ताह में ये 78 से $79 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन की शुक्रवार की क्लोजिंग के समय ये $65,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। इससे गत सप्ताह में ये $71,000 के आसपास था, तो वहां से करीब 6-7% का ड्रॉप देखने को मिला है। रुपया भी डॉलर के सामने 4 पैसे बढ़कर ₹83.54 पर जाकर बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। अब यहां पर कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 175 अंक बढ़कर 23,465 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 50,002 पर यानी 198 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 76,992 यानी 76,992 ये करीब 299 अंक बढ़कर बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की कुछ बात कर लेते हैं यहां पर, जिसमें निफ्टी एमएनसी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है इस सप्ताह में काफी सब तेजी दिखा रहे थे। इसकी वजह से एमएनसी इंडेक्स जो पिछले सप्ताह 4.25% बढ़ा था, वो इस सप्ताह में फिर से 3.14 यानी 3.14% बढ़कर बंद हुआ है। और निफ्टी ऑटो जो गत सप्ताह में 6.83% बढ़ा था, वो फिर से इस सप्ताह में 2.81% बढ़ा है। निफ्टी फार्मा भी गत सप्ताह में करीब 4% तक बढ़ा था, वो इस सप्ताह में फिर से 1.62% की तेजी के साथ बंद हुआ है। निफ्टी फाइनेंस में भी 1.11% की तेजी देखने को मिली है, और ये सारे ही इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की भी कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। निफ्टी आईटी गत सप्ताह में 8.6% की बड़ी छलांग लगाने के बाद इस सप्ताह में थोड़ा ठंडा हुआ है, यानी 1.62% घट गया है। वहीं निफ्टी एफएमसीजी भी गत सप्ताह में 7.11% की बड़ी चाल दिखाने के बाद इस सप्ताह में ये भी थोड़ा ठंडा हुआ है, 1.26% घटकर लाल निशान में बंद हुए हैं ये दोनों ही इंडेक्स।
अब इधर से कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं इस सप्ताह में। सबसे पहला नाम है केम्प्लास सानमार, जो करीब 26.5% तक बढ़ गया है। होम फर्स्ट फाइनेंस भी करीब 25.5% बढ़ा है। उसके बाद है मासगांव डॉक, टीटागढ़ रेल, केईसी इंटरनेशनल, जेके पावर, जेके पेपर, एचएफसीएल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जीआरएसई, एलिकॉन इंजीनियरिंग, बीईएमएल प्राज इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, वैरोक इंजीनियरिंग, जुपिटर वैगन्स, शाफलर इंडिया, ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 15 से 22% तक बढ़े हैं इस सप्ताह में। डबल डिजिट गेन्स में काफी सारे शेयर्स हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम है सनोफी इंडिया, जो कि 28.5% तक घटा है इस सप्ताह में। फिर है आईआरबी, करीब करीब 13% तक घट गया है। उसके बाद है पीएनसी इंफ्राटेक, पूनावाला फिनकॉर्प, मैरिको फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, अमारा राजा एंटरप्राइजेस, कोफोर्ज, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे शेयर्स करीब करीब 4% से 4 से करीब करीब 8-9% तक घटे हैं इस सप्ताह में। इनमें घटने वालों में खास है सनोफी इंडिया, जो इस सप्ताह 13 जून को स्प्लिट हुआ है, जिसकी वजह से ये बड़ी गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। वहीं आईआरबी इंफ्रा 30 मई को हुए उनके ब्लॉक डील, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ 4% हिस्सा 72.70 पैसा से लेकर 63 रुपए के बीच बेचने की वजह से इस स्टॉक में एक ओवरहैंग देखने को मिल रहा है, और वो अभी भी इस सप्ताह में भी ये शेयर दबाव में ही देखने को मिला। तो चलिए अब यहां से शुरू करते हैं अगले हफ्तों की बातों का, जो 17 से 21 जून तक का है। ये एक ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि सोमवार को ये भारतीय शेयर बाजार ईद के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस समय G7 की मीटिंग बैठक अटेंड करने के लिए इटली में है, और वहां से कोई भी पॉजिटिव न्यूज अगर आती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मंगलवार को जो मार्केट ओपन होगा उसके ओपनिंग सेशन में देखने को मिलेगा। वैसे डिफेंस मिनिस्टर के डिफेंस के एक्सपोर्ट्स पर खास ध्यान देने के स्टेटमेंट के बाद से डिफेंस के शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इन शेयरों में तो करीब करीब एक आग सी लगी हुई है। अगर इस सेक्टर में कोई G7 की ओर से भी कोई न्यूज आती है तो ये सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव माना जाएगा। इक्सिगो के आईपीओ की लिस्टिंग भी मंगलवार को ही होनी है, जिसके ये आईपीओ 98.3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ, यानी करीब करीब 100 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है इस शेयर को, इस आईपीओ को। शुक्रवार को मार्केट वैसे काफी वॉलेटाइल बने हुए थे, लेकिन एक रेंज में थे। निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई यानी 23,490 का लेवल बनाया है शुक्रवार के सेशन में। क्लोजिंग के समय निफ्टी 66 अंक, बैंक निफ्टी 155 अंक और सेंसेक्स भी करीब 181 अंक बढ़कर बंद हुए हैं शुक्रवार के सेशन में। क्लोजिंग के मामले में निफ्टी ने अभी तक की सबसे बेस्ट और ऊंची क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी भी पहली बार 50,000 के लेवल के ऊपर जाकर बंद दिए हैं वीकली क्लोज में। निफ्टी ने इस हफ्ते में 3 बार 23,400 के ऊपर जाने की भरसक कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे ऊपर से काफी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये शेयर ये इंडेक्स धड़ाम से नीचे आ जाता है। करीब करीब 100 से 200 पॉइंट इसको नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया है। वैसे ही बैंक निफ्टी भी 50,000 के लेवल के ऊपर में कई बार ट्रेड किया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हर बार ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाने की वजह से 50,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी भी। लेकिन ये मार्केट अभी भी इनडिसीजन वाला मार्केट बना हुआ है, इसी वजह से एक रेंज में ट्रेड करते हुए भी इनडिसीजन का मार्केट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप के ने इस हफ्ते में अपना जलवा दिखाया है। अब आगे क्या होगा? मार्केट्स जहां पर ओपन हुए थे करीब करीब वहीं पर जाकर बंद भी हुए हैं इस सप्ताह में, क्योंकि एक ये लंबा वीकेंड है, इसी वजह से
ट्रेडर्स भी अपनी लंबी पोजीशंस ओपन नहीं रखना चाहते थे और उन्होंने ट्रेड्स को क्लोज किया है शुक्रवार के सेशन में। अभी के लिए आप देखेंगे कि बढ़ने वाले मिड कैप स्टॉक्स में डबल डिजिट गेन्स में काफी सारे शेयर्स हैं और काफी भरमार लगी हुई है। वहीं पे घटने वाले शेयर्स बहुत ही कम और वो भी सिंगल डिजिट के नुकसान के साथ बंद हुए हैं। मार्केट अभी के लिए रेंज बाउंड नजर आ रहा है, इसीलिए 23,400 पे पुट राइटर्स और 23,500 के कॉल राइटर्स काफी हावी है इस समय मार्केट में। निफ्टी इस सप्ताह में काफी कंसोलिडेशन मोड में था। पिछले हफ्ते की भयंकर वॉलिटिलिटी को पचाने के बाद ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ सा नजर आ रहा था। निफ्टी इस हफ्ते 175 अंक ही बढ़े हैं, लेकिन पिछले हफ्ते यानी 4 जून की जो मंदी हुई थी वहां के लो से अगर देखा जाए तो करीब 2,500 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं इस समय निफ्टी। अब अगले हफ्ते फिर से पार्लियामेंट सेशन पर ही सबकी खास नजरें रहने वाली है। वैसे ही बजट की तैयारियां भी अब जोर शोर से शुरू हो गई है, तो अब उनसे जो रिलेटेड स्टॉक है इन सेक्टर के शेयरों में कुछ खास मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजट जो आएगा वो अगले 5 साल के लिए आधारशिला का काम करेगा। इसी वजह से बजट में जो सेक्टर्स में जिन पर खास ध्यान दिया जाएगा, जो उन सेक्टर्स के शेयरों में काफी बाइंग देखने को मिल सकती है। भारत की ग्रोथ इंजन को ये बजट एक दिशा जरूर दे सकता है, ये सबका मानना है। अब इसी वजह से सबकी नजरें बजट पर टिकी हुई है कि कौन से सेक्टर को कितना फायदा मिलता है। उस हिसाब से उन सेक्टर्स की कंपनीज में काफी दिलचस्पी रहने वाली है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे जिस वीक का 17 से लेके 21 जून तक। 17 को छुट्टी है ड्यू टू ईद। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक में 4 ही ट्रेडिंग सेशन हम लोग को मिलेगा। तो ट्रंकेटेड वीक है और वीक के अंदर थोड़ा सा संभाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट वही दिखाने का कोशिश कर रहा है। वेट ऑफ एविडेंस बाई तरफ मेरा वीकली निफ्टी और दाई तरफ डेली निफ्टी स्पॉट। अब वीकली चार्ट अगर देखा जाए तो आफ्टर अ बिग वोलेटिलिटी लास्ट वीक में जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था, उसी हिसाब से देखा जाए हाईएस्ट एवर क्लोजिंग और नया हाई भी बनाया। बट 23,500 का जो जगह है या रेजिस्टेंस एरिया है एज ए राउंड नंबर, वो क्रॉस नहीं हुआ है। 23,490 हाई करके बाजार बंद हुआ है 23,465। 9 वीकली एक्सपोनेंशियल 1326 सभी का स्लोप मूविंग एवरेज का ऊपरी हिस्से में ही है और स्लोप अपवर्ड टेंडेंसी दिखा रहा है। हालांकि मूविंग एवरेज से टेक्निकली प्राइस एक्शन का क्लोजिंग थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हो सकता है प्राइस यहां पर कंसोलिडेट करे या थोड़ा रिएक्शन करके नीचे आने का कोशिश कर सकता है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न वेरी इंटरेस्टिंग निफ्टी के लिए। एक वीक और देखना चाहिए कि स्लोप लगातार ऊपर की तरफ भागने का कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में मार्केट का इंडेक्स जो है निफ्टी सूचकांक एक दायरे के अंदर घूम सकता है। वो दायरा जो रहेगा 23,500, 23,550 और 23,600। दैट मीन्स अ ब्रॉडर रेंज बिटवीन 23,500 से लेके 23,500 से लेके 23,600 के अंदर रहने का गुंजाइश हो सकता है। अब डेली चार्ट के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज डेवलपमेंट हुआ है वो आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। 13 डीएमए के ऊपर कंजिक्यूटिव 3 क्लोजिंग देने के बाद लास्ट जो 5 ट्रेडिंग सेशन है सभी ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। किसी का बॉडी छोटा, किसी डोजी, किसी का सैडो है नहीं कैंडलस्टिक के अंदर। दैट मीन्स बाजार खुलने के बाद बाजार के अंदर एक सप्लाई आ रहा है। बट फिर भी
यहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा है क्योंकि 13 DMA मेंटेन कर रहा है। हालांकि 13 DMA का जो अभी जगह है, जो हिसाब है, वो 22,950, राउंड नंबर आप 23,000 भी पकड़ेंगे और बाजार का क्लोजिंग जिस जगह पे है थोड़ा सा स्ट्रेच वैल्यूएशन में बाजार है। लिटिल बिट रिट्रेसमेंट हेल्दी फॉर द मार्केट, और कहीं अगर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा तो मार्केट रुक सकता है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ RSI जहां अभी है। दैट मीन्स एक डाइवर्जेंस क्रिएट करके RSI रुका हुआ है, और वो डाइवर्जेंस ऐसा हालत में है कि ये डाइवर्जेंस तभी उठ सकता है। दैट मीन्स डाइवर्जेंस को नेगेट करके ऊपर जाना है तो प्राइस एक्शन को, तो गैप अप खोल के प्राइस एक्शन के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा। दैट मीन्स अ ह्यूज मोमेंटम रिक्वायर फॉर दिस टाइप ऑफ RSI को अगर इग्नोर करना है, नहीं तो बाजार एक रेंज के अंदर फिर फंस सकता है। सो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग बैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आप लोग को डिसीजन लेना चाहिए। ज्यादा और कुछ समझ में नहीं आने का है और दिखाई भी नहीं दे रहा है निफ्टी के अंदर, स्पॉट निफ्टी के अंदर। अब चलिए बैंक निफ्टी किस स्थिति में है, थोड़ा सा हिंट। लगभग निफ्टी जैसे ही बैंक निफ्टी का हालत है। ये है बैंक निफ्टी वीकली बाईं तरफ, और दाईं तरफ है बैंक निफ्टी डेली। बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग हायर नहीं हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग है, हायर क्लोजिंग है, लेकिन नया हाई नहीं बनाया। जैसे निफ्टी नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी नया नया हाई नहीं बनाया। क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी लास्ट वीक का जो क्लोजिंग यहां पर था इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लोजिंग हुआ है, और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये एक पॉजिटिव चीज है। बैंक निफ्टी को अगर मोमेंटम कैरी करना है तो 52,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग जिस दिन देगा तभी जाके बैंक निफ्टी के अंदर फिर से एक मोमेंटम बन सकता है। बैंक निफ्टी का MACD काफी इंटरेस्टिंग जगह में है। दैट मीन्स स्लोप जो है अपवर्ड मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है। मूविंग एवरेज का स्लोप भी पॉजिटिव है। अब डेली बैंक निफ्टी के अंदर जो 13 DMA है उससे थोड़ा सा, जैसे निफ्टी ज्यादा है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा और गैप है, तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम फिर से हो सकता है कहीं बैंक निफ्टी 50,300 के ऊपर चले तो। उसके बाद एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा जो कि 50,600 के आसपास है, और फाइनल रेजिस्टेंस जो रहेगा 52,000 का। जब तक 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है बैंक निफ्टी बार बार ऊपर से एक रिएक्शन मिल सकता है ड्यू टू RSI। जो निफ्टी डेली के अंदर होके रखा है बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम टाइप ऑफ सिचुएशन करके रखा है। बट कॉज ऑफ कंसर्न अभी मोमेंटम, मोमेंटम रुक रुक के जा सकता है नीचे की तरफ। जो सबसे बढ़िया सपोर्ट एरिया हो सकता है वो है 49,300 विद अ राउंड नंबर। दैट मीन्स इंडेक्स के अंदर ज्यादा हलचल का गुंजाइश थोड़ा कम लगता है। नेक्स्ट वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए, और वही सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा वीक में आप लोग को वॉच करना चाहिए। तो ये था दोनों इंडिसेस का हाल हकीकत। चलिए आप ये हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब में स्टॉक्स की जानकारी जो देते हैं उसके बारे में बताएं दादा प्लीज। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे या टेक्निकल चर्चा करेंगे उसके अंदर है स्किपर लिमिटेड, जेनटेक टेक्नोलॉजी,
और ओम इंफ्रा। फिर से मैं ये याद दिला देता हूं कि ये एक एडुकेटिव चैनल है। मैं यहां पर चार्ट डिस्कस करता हूं फॉर एडुकेशन पर्पस। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन बाय योर सेल्फ। तो कृपया करके आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये टेक्निकल एनालिसिस है। इसके ऊपर भरोसा करके आप लोग को क्या अप्रोच करना चाहिए भविष्य में, इसके लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं। और खास करके ये सब स्टॉक का फंडामेंटल चेक जरूर आप लोग घर पे कर लीजिए। और खास करके टेक्निकल एनालिसिस का बाकी जो हिस्सा है वो भी आप लोग काइंडली चेक करते रहिए। तो पहले शुरू करता हूं स्कीपर से। स्कीपर का जो चार्ट फॉर्मेशन है, वेरी क्लासिकल फॉर्मेशन। ये प्रीवियस स्टॉप है, वहीं पर बार बार सपोर्ट लेके चल रहा है। 13 एंड 26 का जो क्रॉसओवर हुआ था 2022 अक्टूबर महीने में, उसी से वहां से अभी भी चल रहा है। मतलब 2023 गया, अभी 24 चल रहा है, 24 का मिड पॉइंट में आ चुका है। और यहां पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन का स्लाइटली ऊपर सपोर्ट कहां लिया था, यहां पर। तो इस जोन के अंदर हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कैंडल का अगर क्लोजिंग देखेंगे, ये क्लोजिंग था 348.40, इस कैंडल का क्लोजिंग है 350, और फाइनली इस कैंडल का जो क्लोजिंग था वो था 353.70। दैट मीन्स इस जोन, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो जहां नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग 360 के ऊपर होता है, तो ये एक पॉजिटिव और वाइब क्रिएट कर सकते हैं ये चार्ट के अंदर। तो दैट्स वाई काफी इंटरेस्टिंग जगह में आके ये स्टॉक बंद हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए, और केयरफुली आप लोग को डे टू डे बेसिस में क्या प्रोग्रेस हो रहा है चार्ट को स्टडी करना चाहिए। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, फास्ट स्लोप चेंज हुआ है बहुत दिन के बाद। इसका फॉलोअप होता है कि नहीं होता है, इसके लिए ये स्टॉक को काफी दिन से वॉच करना चाहिए, या काफी टाइम से आप लोग देखिए क्या हालत ये स्टॉक के अंदर चेंज होता है कि नहीं होता है। वीकली स्टोकास्टिक्स एंड वीकली आरएसआई इज कंसर्न, मोमेंटम अंदर में है, क्या ये वो कैरी हो सकता है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को रेडर लिस्ट में डालना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जेनटेक। हालांकि आप लोग को मालूम है कि अभी बाजार के अंदर डिफेंस स्टॉक लेके काफी हलचल है। तो ये स्टॉक का भी क्लोजिंग जिस हिसाब से हुआ है सेंटिमेंटली और एज ए सेक्टर फोकस पे है, काफी दिन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट करने का चांसेस लग रहा है। स्ट्रॉन्ग चार्ट, वीकली एमएसीडी वेरी इंटरेस्टिंगली फास्ट टाइम स्लोप चेंज हुआ है आफ्टर अ 4 to 5 वीक डाउनवर्ड ट्रेंड। वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई इंडिकेट कर रहा है मोमेंटम बनने का रेडी है। क्या ये फॉलो अप मोमेंटम चलेगा? दैट्स वाई जेनटेक मेरा रेडर लिस्ट में रहेगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। आप लोग भी काइंडली चेक कीजिए डेली चार्ट, मंथली चार्ट। मैं वीकली चार्ट लेके डिस्कस किया हूं। आप लोग का कन्विक्शन और कहाँ कहाँ बन रहा है, और टेक्निकली कहाँ कहाँ आप लोग को और चीज देखना है, वो भी काइंडली आप लोग गौर कीजिए। फाइनल स्टॉक ओम इंफ्रा, थोड़ा अलग टाइप का स्टॉक है, बट एज पर द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। तो दैट्स वाई मैं इस स्टॉक के ऊपर आज आप लोग को बात कर रहा हूँ, रेडर लिस्ट में डालने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाईएस्ट एवर क्लोजिंग विद हाईएस्ट वॉल्यूम। मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये लाइफ टाइम में इसके अंदर अभी तक दिखाई नहीं दिया। हाँ, 2017 में एक बार बना था, जो वीकली वॉल्यूम हुआ था 1 crore 42 lakhs। वो इस बार आके 1 crore 27 lakhs। मतलब 2017 के बाद करीब 2024 में आके ऐसा वॉल्यूम बढ़ा है। तो दैट्स वाई स्टॉक के अंदर थोड़ा तो नजर देना चाहिए, क्योंकि वीकली एमएसीडी का स्लोप भी चेंजेस हो रहा है, मोमेंटम भी रेडी है, आरएसआई स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न। तो दैट्स वाई मैं इस स्टॉक के ऊपर जरूर से नेक्स्ट वीक रेडर लिस्ट में रखूंगा, और स्टॉक का क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए स्टॉक को जरूर वॉच करूंगा। तो ये था तीनों स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक, स्कीपर, जेनटेक एंड ओम इंफ्रा। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।